हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमावत और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल इंडियन जियोग्राफी की। और उसमें अपन का टॉपिक चल रहा था स्थिति और विस्तार। आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासें देखी होगी। हम इनकी 3-4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने अक्षांश और देशांतर कंप्लीट किया था और भारत के जो स्थिति और विस्तार है उसकी कुछ बेसिक बातें की थी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको कंप्लीट देखना, फिर इस वाली वीडियो को देखना, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम बात करें, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सॉरी जिले क्या, सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य कौन से? और सेम ही बता दो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य कौन से थे? छोटे राज्य कौन से? हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है तो आपको यहाँ एक तो देखना चाहिए कि सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो राजस्थान हमेशा नंबर 1 स्थान पर आता है। कौन आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान, वही मरुभूमि, वही मरुस्थल, वही रेगिस्तान, राजपूताना, इनके खूब सारे नाम हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये बैठा है ये भारत का। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी खूब बड़ा है। मध्य प्रदेश के बाद में एक नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में एक नाम आता है उत्तर प्रदेश का। गंगा बेल्ट के अंदर जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है उत्तर प्रदेश, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन चौथा बड़ा है। अगर आपको पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो आपके नाम क्या आएगा? गोवा आएगा। क्या नाम आएगा? गोवा। अगर आपसे पूछा जाए गोवा के बाद में कौन सा है, तो गोवा के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से नाम आता है तो सिक्किम नाम आता है। अगर सिक्किम नाम नहीं आया तो त्रिपुरा नाम आएगा। किसका नाम आएगा? त्रिपुरा का नाम आएगा, है ना। तो ये हमने देखे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य। आगे हम बात करते हैं आपके जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप इनको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं अपन जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी बात करेंगे अपन बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य कौन से थे। तो जनसंख्या की दृष्टि में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़े नंबर पर जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, उस राज्य का नाम मिलता है उत्तर प्रदेश। क्या नाम मिलता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कहीं जनसंख्या है तो वो देखने को मिलेगी आपको महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के बाद में आपको बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलेंगे, बिहारी भाई सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो और कहाँ मिलेगी, तो ये मिलता है पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना। अगर एक महाराष्ट्र को छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे एक ही गंगा बेल्ट वाले शामिल होते हैं। इन सब के पास से जो होती है वो गंगा नदी होकर के बहती है। तो गंगा नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र उपजाऊ होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। जहाँ खेती अधिक होती है वहाँ पर संभवतः है कि आर्थिक संसाधन अधिक अच्छे हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी अच्छी मात्रा में। और महाराष्ट्र जो है, मुंबई, वो अपने भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर अपन बात करें कि सबसे छोटे में कौन सा आता है, तो सबसे कम जहाँ जनसंख्या मिलेगी वो जगह है सिक्किम। सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या मिलती है, पहाड़ों वाला जिला बोला जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है कंचनजंगा। इतनी ऊंची है कि वो पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और अपने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो वो है मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात आती है। तो सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में एक नाम आता है मिजोरम का। तो आप इनको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको सही करना, ये हमने नंबर 2 रखना है मिजोरम को, नंबर 2 रखना है मिजोरम, और नंबर 3 रखना है अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा भाई या मेरे से गलती होगी लिखने के मामले में, हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले देख रहे थे, सॉरी राज्य देख रहे थे। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद में है आपके पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा में बात की जाएगी तो सिक्किम सबसे छोटा, उसके बाद में मिजोरम आएगा भाई, और उसके बाद में आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भले ही क्षेत्रफल में बड़ा हो, लेकिन यहाँ जनसंख्या भी कम ही है, सबसे कम है आपके सिक्किम, उसके बाद मिजोरम के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। भारत की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाती है तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 7 राज्यों से होकर गुजरेगी भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो टोटल 7 राज्यों से होकर बहती है, 7 देशों से होकर गुजरती है। इनके इंटरनेशनल बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो नंबर 1 पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितना ज़्यादा है? तो बांग्लादेश है 4096.6 किलोमीटर। नंबर 2 पर किसका नाम आएगा? तो बांग्लादेश के बाद में नंबर 2 पर नाम आता है चीन का। किसका नाम आएगा? चीन का नाम आता है, चाइना का आता है, ये है 3488 किलोमीटर के अंदर। फिर नंबर 3 पर नाम आता है, तो ये नाम किसका आएगा? ये आता है नाम पाकिस्तान का। किसका नाम आएगा? पाकिस्तान का। ये है आपके कितना? 2333, सॉरी ये जो है वो 3323 किलोमीटर है। फिर जब हम बात करते हैं नेपाल की, नेपाल की है 1751 किलोमीटर। फिर जब हम बात करते हैं म्यांमार की, किसकी बात करते हैं? म्यांमार की बात करते हैं, तो वो आपके पड़ती है 1643 किलोमीटर। फिर जब हम बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे भाई? भूटान की। अब भूटान की बात की जाएगी, ठीक है। भूटान है आपके 699 किलोमीटर, और उसके बाद पड़ जाता है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी रह जाती है? 106 किलोमीटर रह जाता है। देखो अगर आपको ये याद करना हो तो कैसे याद करोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि इन चारों को एक साथ में देख लो, है ना। बी से बंगाल, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, और ने से नेपाल। तो आप इसको याद रखें, बचपन में आपको क्या करवानी है? MBA करवानी है। करवा दोगे बचपन में MBA? बचपन में क्या करवा देना? MBA। तो ये थोड़ा सा इनको क्रम वाइज याद रखने की ट्रिक है। आपको क्या करना है? बचपन में MBA करवानी है। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। अगर इनका क्रम देखा जाए तो ये 4096.6 है, चीन का है 3488, पाकिस्तान का 3323, नेपाल का 1751, म्यांमार का है 1643, और भूटान का है 699, और अफगानिस्तान का है 1006। ठीक है, आप इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, है ना। भारत के
पड़ोसी देशों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश एवं उनके सीमा की बात करेंगे। पड़ोसी देश, उनकी सीमा एवं उनके साथ में जो विवाद चल रहे हैं उनकी बात की जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान। आपसे क्वेश्चन ये होता है कि भारत व पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है कितनी आप जानते हैं? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए, इनका नामकरण पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोला क्या जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि इनका निर्धारण कैसे, क्या, कब हुआ था, तो रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये हो गई थी आपके 15 अगस्त को ही, सॉरी ये होती है, देखो इनका ऑफिशियली निर्धारण होता है 17 अगस्त को। 17 अगस्त 1947 को होता है इनका ऑफिशियली निर्धारण। ठीक है, कानूनी रूप से होती है, जबकि व्यवहारिक रूप से ये 14 अगस्त को ही, जिस तारीख को पाकिस्तान आज़ाद मानता खुद को, उसी तारीख से इसका निर्धारण हो गया था। करने वाले कौन थे? तो इनके लिए भारत और पाकिस्तान की बात ऐसे करते हैं तो यहाँ एक सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत का नाम क्या था? अपने देखो बात करते हैं 16वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज जो है वो भारत में आने शुरू हो गए थे। भारत में कौन आने लगे थे? अंग्रेज। उससे पहले भारत पर किन का अधिकार था? तो उनसे पहले था अधिकार मुगलों का। किन का था? मुगलों का, है ना। मुगलों में हम तो अंतिम मुगल बादशाह का नाम जानते हैं, औरंगजेब। लेकिन उत्तर मुगल काल के अंदर अगर आप अंतिम रूप से देखोगे तो उनका नाम था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम मिलता है उनका। क्या नाम मिलता है? बहादुर शाह सेकंड नाम मिलता है। जफर के नाम से वो कविताएं किया करते थे, तो इसलिए उनका टाइटल ही बन चुका है बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेज जैसे जैसे आए थे उन्होंने जो है, मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी, अंग्रेज यहाँ पर पैर पसारने लगे थे। अंग्रेजों के समकालीन एक और आगे थे, उनके नाम थे मराठा। मराठा और अंग्रेज हमेशा लड़ा करते थे और उन्होंने जो है वो 17वीं शताब्दी के अंदर 2 बड़े युद्ध लड़े थे, एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। उसके बाद में ये जो कानून है वो अंग्रेजों के पक्ष में आने लग गया था। इसके बाद में अंग्रेजों का भी विरोध किया गया था। एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। ये जनता की क्रांति नहीं थी, जनता ने इसका विद्रोह नहीं किया था, ये किया था सैनिकों ने, है ना। इसको बोला जाता है सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं। ये पूर्णतः अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला था, अंग्रेजी सेना के द्वारा ही किया गया था, भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इसके बाद में जो पूरे भारत को कंट्रोल करने वाला था गवर्नर जनरल, उसको इंग्लैंड से एक मान्यता मिली कि वो यहाँ पर क्या बनेगा? वाइसराय का भी काम करेगा। और जो व्यक्ति ये वाइसराय बनेगा वो आगे 20 साल तक ये बना रहेगा, और 20 साल तक बना रहेगा। वो भारत के लिए क्या लेके जाएगा? चार्टर लेके जाएगा, कानून लेके जाएगा। वो इस कानून को 20 साल तक लागू रखेगा और यही व्यक्ति वाइसराय और क्या कहलाता? गवर्नर जनरल कहलाता। फिर ये धीरे धीरे जो है वो पीढ़ियां आगे बढ़ती गई, हर 20 साल के बाद कोई नया गवर्नर आता। अंतिम रूप से जो गवर्नर आया था उसका नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन नाम मिलता है। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। ये जो है वो 3 जून 1947 को एक योजना लेकर के भारत में एंटर करते हैं और इस योजना की घोषणा कर दी जाती है 4 जून को। घोषणा क्या होती है? 4 जून को घोषणा होती है और उन्होंने कहा कि हम योजना में शामिल किया गया था कि आपके पास में जो हिंदुस्तान है उसके किए जाएंगे 2 टुकड़े, एक हम बना देंगे भारत और एक हम मुसलमानों का देश बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम पाकिस्तान। अगर आपसे कोई पूछे पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की अगर बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये दिया किसने था कि हिंदुस्तान के टुकड़े करो, तो एक नाम मिलता है मोहम्मद अली जिन्ना नाम मिलता है। मोहम्मद अली जिन्ना ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने
द्विराष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत का कंसेप्ट दिया था और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा के गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। एक नाम और आता है डॉक्टर चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान का क्या किया था, नामकरण किया था कि भाई पाकिस्तान नाम किसने रखा था, तो इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम किस में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान। और ये नाम देने के पीछे भी बड़ा कारण था, उनके दिमाग में ये था कि हम पाकिस्तान रखेंगे, है ना, और हम यहाँ पर रखेंगे कि पी का मतलब हमारे पास पूरा का पूरा पंजाब रियासत होनी चाहिए, ए का मतलब होता था अफगान सत्ता या अफगान रियासत होनी चाहिए थी, इसके के का मतलब था कश्मीर रियासत होनी चाहिए थी, और इस स्थान का मतलब रखा गया था कि हमारे पास और क्या होगा, और होगा बलूचिस्तान। ऐसे करके उन्होंने एक पाकिस्तान की कल्पना की थी, किसने, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो उनके कारण ही ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत देखने को मिलता है। इस योजना में यह कहा गया था कि जो रियासत भारत में मिलना चाहे वो तो भारत में मिले, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल सकती है, जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती है, जो रियासत स्वतंत्र भी रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो स्वतंत्र रहने वाली रियासतों में कमी थी, ज़्यादातर उन्होंने पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ समझौते कर ही लिए थे। कहते हैं कि एकीकरण वाली रियासतों के मामले में बात करें तो भारत के विलय पत्र पर साइन करने वालों की टोटल रियासतों की संख्या थी 562। कितनी थी, 562। ठीक है, और इस प्रकार से अपने हिंदुस्तान का निर्धारण हुआ था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र रियासत कौन कौन थी, तो ज़्यादातर रियासतों ने तो विलय पत्र पर साइन कर दिए थे। 3 रियासतें ऐसी थी जिसने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। उसमें से एक तो थी जम्मू एंड कश्मीर वाली, जम्मू एंड कश्मीर, जिनके शासक का नाम मिलता है हरि सिंह। क्या नाम मिलता है, हरि सिंह। और एक और रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर साइन नहीं किया था, उस दूसरी रियासत का नाम मिलता है हैदराबाद। और तीसरी रियासत का नाम मिलता है जूनागढ़। क्या नाम मिलता है, जूनागढ़ नाम मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार की रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। हैदराबाद के जो शासक होते हैं वो बोला जाता है उनको निजाम, और जूनागढ़ के निजाम बोला जाता है। और इन लोगों ने क्या किया था कि ये विलय पत्र पर साइन करने के लिए राजी नहीं हुए थे, और बाद में इनको धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया गया था, और बाद में ये मान भी जाते हैं, कुछ एक मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। तो जो हैदराबाद के निजाम है, इन्होंने जब इनसे मिलने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए थे कि आप जो है वो अपनी रियासत को या तो पाकिस्तान में मिला लो या भारत में मिला लो, तो इन्होंने यथास्थिति पर समझौता किया था, और वो भी किया था उन्होंने नवंबर के अंदर, नवंबर 1947 को इन्होंने यथा स्थिति पर क्या किया था, समझौता किया था। एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है निजाम ने एक यहाँ पर सेना बनाई थी रजांगपुर के नाम से, रजांगपुर। और रजांगपुर नाम के जो सैन्य विभाग था, इन्होंने यहाँ की जनता के साथ में खूब ज़्यादा एक प्रकार से अत्याचार किया था। अत्याचार करने के कारण हुआ क्या था कि हैदराबाद से ये सारी सेनाएं निकल करके, सारी जनताएं निकल करके पूरे भारत में फैल गई थी, और भारत वालों के लिए समस्या हो गई थी कि भारत वाले अब इसकी जनता को आज़ाद करें। तो भारतीय सेना ने इन निजाम को कंट्रोल किया था, और निजाम से
एकीकरण के जो विलय पत्र थे उन पर इनसे क्या करवा लिए थे, भारत के लिए हस्ताक्षर किए थे कि ये जो हैदराबाद रियासत है वो किस में मिलना चाहेगी, भारत में मिलना चाहेगी। ऐसे करके इन्होंने भारत के साथ में तो साइन करवा लिए थे। जूनागढ़ की जब बारी आई तो जूनागढ़ के एक शासक का नाम मिलता है महावत खां। क्या नाम मिलता है? महावत खां। महावत खां ने कहा कि हम यथास्थितिवादी रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद उनके पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के विलय पत्र पर क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। और इस हिसाब से ये जो जूनागढ़ रियासत थी वो किसकी हो गई थी, पाकिस्तान की। लेकिन ये जो जूनागढ़ की जनता है इन्होंने कर दिया विद्रोह कि आप कौन होते हो भेजने वाले, हम तो हमेशा भारत के साथ में थे, भारत के साथ में रहेंगे, हमारा कल्चर यहीं का है। तो इन्होंने कहा कि विद्रोह कर दिया गया। तो अपने यहाँ पर एकीकरण करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जब इस प्रकार की स्थिति देखी तो इन्होंने इस चीज का उठाया था फायदा। तो जैसे ही जनता ने विद्रोह किया था, ये महावत खां तो अपने सोने चांदी ज्वरात लेकर के पाकिस्तान निकल गए थे। पीछे रह गए थे इनके प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम मिलता है शहनवाज खां नाम मिलता है। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन शहनवाज खां से बात की तो शहनवाज ने कहा कि वो तो साहब तो चले गए और हमारे पास में कुछ नहीं है, जनता मान नहीं रही है उधर जाने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा आप जिसको जाना हो वो तो जाए, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर होगी वोटिंग और हम यहाँ पर कराएंगे जनमत, जनता से मत लेंगे और इससे हमें यह पता चलेगा कि जनता किधर जाना चाहती है। जनमत हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर 99% वोट जो है वो भारत को दे दिए गए कि हम सारे के सारे किस में रहेंगे, भारत में। तो फिर इनके जो विलय पत्र है इसको तो कर दिया गया खारिज, और उसके बाद में इस जूनागढ़ रियासत को भी किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। अब रह गई थी बात केवल और केवल जम्मू कश्मीर वालों की, है ना। जम्मू कश्मीर के साथ में ये समझौता हमेशा थोड़ा मुश्किल ही रहा था, चलता ही रहा था। इस चीज को ज्यादा समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि कश्मीर रियासत अपने आप को जो है वो स्वतंत्र इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि ये देख रही है कि हम तीनों रियासतों या तीनों देश की सीमा पर है, तीनों देश की सीमा पर होने के कारण हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छे से पर्यटन विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्यटन विकसित करेंगे तो यहाँ पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएंगे, व्यक्ति आएंगे। तो इधर से रह जाता है पाकिस्तान जो इनसे जुड़ेगा, इधर एक देश रह जाता है जिसका नाम है इंडिया, ये भी जुड़ेगा, इधर एक देश रह जाता है अफगानिस्तान रह जाता है, ये भी जुड़ेगा, और ऊपर जो रह जाता है उसको बोलते हैं चाइना, ये भी तो इसमें समझौता कर सकता है। और हरि सिंह जी को और इनको लगा कि ये जो अपनी कश्मीर रियासत है वैसे भी खूबसूरत है, कश्मीर जो है वो वादियों के अंदर बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है ये, इसलिए उनको लगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्यटन विकसित करेंगे। उनको लगा कि इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध और खूबसूरत शहर है लंदन है, पेरिस है, ये छोटी छोटी जगह, इसके बावजूद भी उनके पास में खूब सारे रुपए पैसे पड़े। उनका एकमात्र कारण है टूरिज्म, पर्यटन। यहाँ पर विदेशी यात्री इतने अधिक मात्रा में आते हैं कि वहाँ पर एंजॉयमेंट के चक्कर में वहाँ पर ये पर्यटन एक प्रकार से बड़ा उद्योग बन चुका है। तो हरि सिंह जी को भी लगा कि हम भी लोगों को घुमाएंगे और यहाँ पर खूब पैसे कमाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों तरफ से साइन नहीं किए थे। जबकि इधर वालों के जब शासक से बात की गई थी हरि सिंह जी से, तो हरि सिंह जी ने कहा कि हम तो किसी में शामिल होना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये स्वतंत्र रियासत बनी ली। इधर बैठे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज को लेकर के काफी परेशान हो गए थे कि भाई ये अपना पंजाब जो आधा तो पड़ा है पाकिस्तान के पास में, आधा पड़ा है हिंदुस्तान के पास में, एक तो ये इनसे कम पड़ गया, एक कश्मीर रियासत कम पड़ गई थी, एक इनके पास में जो ये अफगानिस्तान वाला कुछ एक इलाका ये भी कम पड़ गया था। तो ऐसे करके करते हुए इनके पाकिस्तान को पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने जो स्थानीय कबीले थे इनको आदेश दिया कि आप क्या कर लो, कश्मीर पर कब्जा कर लो। तो इनको पहनाई गई थी सिविल ड्रेस, आम वेशभूषा के अंदर भेजा गया था। एकदम इनकी जो आतंकवादियों की ऑफिशियल ड्रेस है चोला पजामा, है ना,
चाहे उनके पास में और कुछ बुलेट प्रूफ हो कि नहीं हो, लेकिन उनके लिए एक तो सर पर कभी टोपी नहीं लगाएंगे, वो उनका एक स्पेशल वो होता है कपड़ा, वही यूज करते हैं। और एक होते हैं उनकी ऑफिशियल ड्रेस होती है चोला और पजामा, उसी को यूज करते हैं, वो काबिले इधर आ जाते हैं। इसका भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि इधर वाले सारा जो इलाका ये कौन सा था, पंजाब वाला था। पंजाब में पंजाबी रहते हैं, सरदार रहते हैं, सरदारों की ऑफिशियल ड्रेस है चोले और पजामे, तो उन्होंने इस चीज को यूज किया था। दाढ़ी उनके वैसे भी बढ़ा रखी थी, तो उन्होंने धीरे धीरे इस यूज को जो है वो स्थानीय लोगों के साथ में घुल मिल गए थे। घुल मिल जाने के बाद में इन्होंने इस क्षेत्र को खूब ही यहाँ पर कब्जे में लिया था। जैसे सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कब्जे में लिया था भाई मुजफ्फराबाद कब्जे में लिया था। उसके बाद में उन्होंने लिया था बाल्टिस्तान के बाद में एक खूबसूरत शहर का नाम आता है गिलगित, उनको इन्होंने कब्जे में लिया। उसके बाद में उरी को कब्जे में लिया था, और उरी जो है वो 23 अक्टूबर को कब्जे में लिया था। स्थानीय कबीलाइयों के साथ में इनका सपोर्ट करने वाली थी कश्मीरी सेना। कश्मीर के शासक थे हिंदू शासक राजा हरिश्चंद्र, है ना, और इनकी सारी की सारी सेना मुस्लिम थी। लगभग कहते हैं कि 70% सेना मुस्लिम थी, तो उन्होंने मुस्लिम जाति का ही साथ दिया था। और स्थानीय कबीले ऐसा करते करते यहाँ पर घर कर गए थे, और इतने घर कर गए थे कि आगे आने वाली टाइम के अंदर इन्होंने इस चीज को कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, यार ये जो पूरा क्षेत्र है वो तोड़ के रख दिया था इन्होंने मुजफ्फराबाद कब्जा, उन्होंने बाल्टिस्तान, उन्होंने गिलगित, उन्होंने ये जो उरी वाला क्षेत्र है ये भी कब्जे में कर लिया। इसके बाद में यहाँ पड़ता था श्रीनगर, और यहाँ पड़ता था जम्मू। इनको कब्जे में लेने वाले थे, तो इनके एक प्रधानमंत्री का नाम मिलता है राजेंद्र सिंह। क्या नाम मिलता है? राजेंद्र सिंह। इन्होंने देखा कि एक तरफ तो पड़ता है जम्मू, और जम्मू से ये स्थानीय कबीलाई जो है वो श्रीनगर से स्थानीय कबीलाई किधर जा रहे हैं, जम्मू की तरफ जा रहे हैं। कि इन्होंने श्रीनगर और जम्मू जाने वाले जो एकमात्र पुल था उसको तोड़ दिया था इन्होंने। तोड़ने वाले कौन थे? डॉक्टर तो नहीं कह सकते आप इनको, इनके पीएम थे, प्रधानमंत्री थे राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह ने इस पुल को तोड़ दिया था। और पुल को तोड़ देने के कारण यहाँ से ये जो जनता है ये श्रीनगर पहुंचने के दौरान काफी टाइम लग गया था इनको। ये लगभग 23 अक्टूबर को निकले थे, लगभग 25 अक्टूबर, जो आधे घंटे का रास्ता था उनको 2 दिन लग गए थे, है ना। तो ये काफी समस्या करते हैं भाई इनके साथ में। हम बात कर रहे थे कि श्रीनगर से जम्मू जाने वाला जो एकमात्र रास्ता था, एकमात्र पुल था, उस पुल को तोड़ दिया था किसने? राजेंद्र प्रसाद। हालांकि ये खुद भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इन्होंने मरने से पहले ये काम कर दिया था, जिस कारण यहाँ 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का टाइम लग गया था। और उसके बाद में स्थानीय कबीले जम्मू पहुंचे। एक जगह थी बारामूला। इस बारामूला नाम के स्थान पर इस स्थानीय कबीलाइयों की सेना ने इतना यहाँ पर मार काट किया था कि एक दिन के अंदर यहाँ रहने वाली 1/3 जनता को इन्होंने काट करके फेंक दिया था। ये बारामूला त्रासदी कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रासदी। अगर आपके पास में हो तो थोड़ा ये सर्च करना गूगल पर कि बारामूला त्रासदी, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से निर्दयी पाकिस्तान के काबिलाइयों ने अपने निर्दोष बेरहमी से जनता के क्या कर दिए थे? कत्ल कर दिए थे, किन्हीं को काट दिए गए थे। आपने एक यहाँ पर इन पर खूब सारी मूवी भी बन चुकी है, आप उनमें भी देखना। हालांकि लोग खूब भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं छिपती, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किसके कब्जे में आ गया था? अब जब इस बात के पता चला था राजा हरिश्चंद्र को, तो हरिश्चंद्र को तो इधर जम्मू भेज दिया गया था। हरिश्चंद्र ने अपने जो सैनिक थे या प्रधानमंत्री मान लो या कोई और विदेश मंत्री मान लो, उनसे बात की कि आप जाकर के भारत के प्रधानमंत्री से बात करो, जवाहरलाल नेहरू से बात करो, और हमारे इस कश्मीर की क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है। तो उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सबने मिलके हरि सिंह जी को एक बात बोली थी कि हम रक्षा तो करें, लेकिन हम करें किसकी?
तो हरि सिंह जी ने कहा कि करें मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर कश्मीर के अंदर स्थानीय कबीले घुस गए हैं और वो मार काट रहे हैं, जनता को बेरहमी से पीट रहे हैं, जन हानि हो रही है, माल हानि हो रही है, आर्थिक हानि हो रही है, मेरी पूरी रियासत मिट रही है, तो आपको कुछ करना चाहिए। तब भारत के नेहरू जी ने कहा था कि हमने आपसे पहले ही कहा था अगर आप पाकिस्तान में मिलोगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने भारत का साथ नहीं दिया तो हम भी इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर आपके भारत के विलय पत्र पर साइन किए हुए होते तो हम इसमें ज़रूर साथ देते। तो राजेंद्र जी ने हाथों हाथ साइन किए थे। हाथों हाथ साइन करने के बाद नेहरू जी ने साइन किए। उसके बाद में ये फाइल गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के पास में, कहा कि जब वो साइन कर देंगे ऑफिशियली रूप से आप हमारे भारत के हिस्से में आ जाओगे, भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाओगे और हम आपकी पूर्णतः क्या करेंगे, सहायता। हरि सिंह जी अपना बेरुखा मुंह लेकर के वापस कश्मीर तो आ गए थे और रात का टाइम होने वाला था। उन्होंने हरि सिंह जी ने जब सोने वाले थे तो उन्होंने अपने गार्ड को बुलाया और गार्ड को बंदूक देते हुए कहा था कि जब आपको पता चले कि भारत की सेना ने कश्मीर को बचाने में कोई योगदान नहीं दिया तो और तुम्हें लगा कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का कब्जा हुआ तो मेरे को उठाना मत, मेरे को वहीं पर नींद में सोते हुए को गोली मार देना। और अगर तुम्हें लग जाए कि भारत की जनता या भारत की सेना ने या रातों रात यहाँ आकर के घुसपैठियों को बाहर भगा दिया और हमने कश्मीर को बचा लिया तो तू मेरे को उठाना वरना उठाना मत। इस प्रकार से बात हुई थी, लेकिन हाथों हाथ माउंटबेटन ने साइन कर दिए थे। साइन करते ही भारत की सेना गई थी एयरफोर्स लेकर के, वहाँ के स्थानीय कबीलाइयों को बाहर खदेड़ दिया था। जब एयरफोर्स से अटैक किया जा रहा था तब उनको लगा कि यहाँ तो कोई कुछ एक स्थानीय कबीलाई है, तो उन्होंने जो है वो अपनी फोर्स उतारी थी, आर्मी उतारी थी। आर्मी ने इनको खदेड़ना शुरू किया था। तो खदेड़ने के दौरान यहाँ पर कुछ एक स्थिति बन गई थी कि पाकिस्तान वाले जो है वो कहने लगे थे कि हम इधर से नहीं जाने वाले, है ना। तो फिर जैसे जैसे करके कि पाकिस्तान यूएनओ में चला गया था कि भारत वाले हमें मार रहे हैं, तो यूएनओ ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, तो भारत वालों ने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान की जनता कश्मीर की जनता पाकिस्तान में जाना चाहती थी, सारे सैनिक इधर जाना चाहते थे, लेकिन एक हिंदू राजा थे, इस कारण ये पूरी रियासत किधर रह गई, अपने भारत की तरफ रह गई। और ये रियासत जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खूब ही विवादित है, ठीक है। तो ये बड़ा कारण था। इसके बाद में हम अपने भारत और पाकिस्तान के विवाद बढ़ते हैं। हालांकि मैंने ये समझा दिया है। फिर यहाँ पर यूएनओ ने घोषणा की आप क्या कर दो, यहाँ पर युद्ध बंदी की घोषणा कर दो। तो युद्ध बंदी की घोषणा की तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि नियंत्रण सीमा रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। LOC, LAC नहीं है जी, LOC है, ठीक है। इनकी भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं।